Hello everyone. So I am here to deliver my third lecture on polymer. So it is e-content for postgraduate classes for MSc Chemistry and the second year. Semester is third semester and paper is optional paper, which paper code is MCH 505 and it's for unit third and lecture third, and the paper title is polymer, and the topic of today's lecture is X-ray diffraction analysis of polymer. So myself, Rupesh Kushwaha, I am assistant professor of chemistry in Government Shyam Sundar Agrawal PG College, Sihora, जबलपुर मध्य प्रदेश. So ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है टॉपिक का. It is for chemistry, MSc third semester, paper title second, that is polymer and prerequisite. इस टॉपिक को शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स को किन बातों का नॉलेज होना चाहिए. सो दे मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सरे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस स्ट्रक्चर. उन्हें एक्सरे के बारे में पता होना चाहिए, प्रकाश के विवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, एंड क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी होना चाहिए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल दे विल एबल टू, इस मॉड्यूल को खत्म करने के पश्चात सारे स्टूडेंट्स जो होंगे दे कैन एबल टू एक्सप्लेन द एक्सरे डिफ्रैक्शन, द यूज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इन एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स के विश्लेषण में सारे स्टूडेंट्स एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज समझा पाएंगे. दे कैन एनालाइज द टाइप ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट इन पॉलीमर्स. पॉलीमर में किस प्रकार के क्रिस्टल मौजूद होते हैं वे इसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं. दे कैन फाइंड द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर्स के माइक्रोस्ट्रक्चर मतलब सूक्ष्म संरचनाओं को भी वे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन इन पॉलीमर साइंस. एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीमर से प्राप्त कर सकते हैं. नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइन फेज. जो अर्ध क्रिस्टलीय पॉलीमर्स हैं, अर्ध क्रिस्टलीय पॉलीमर हैं, उनकी पहचान हम कर सकते हैं और उसमें कौन सा क्रिस्टलाइन फेज मौजूद है, वो बीसीसी है, एफसीसी है या फिर एचसीपी, ठीक है, फेज में अपने आप को रखते हैं. ये पहचान हम कर सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न से. स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार बात यह है कि पॉलीमर्स आर नेवर 100% क्रिस्टलाइन. पॉलीमर जो होते हैं वो 100% कभी भी क्रिस्टलीय नहीं होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक है ना, इट इज वेरी फंडामेंटल टेक्निक, वेरी यूनिक टेक्निक टू डिटरमाइन दी ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलिनिटी और डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी. तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो क्रिस्टलिनिटी का जो ऑर्डर है मतलब कोटि, वो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट वी कैन फाइंड आउट माइक्रो स्ट्रक्चर्स. एक्चुअली होता क्या है कि जब पॉलीमर्स का जब ग्रोथ होती है एट दैट टाइम, अगर हम देखें तो बहुत हम पतली लेयर में पॉलीमर्स को क्या करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं बिकॉज देयर एप्लीकेशंस. तो जो बहुत पतली लेयर्स होती है उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नैनो या फिर माइक्रो ऑर्डर्स के होते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, उन माइक्रो स्ट्रक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं. इसके लिए हम शेरर इक्वेशन का यूज करते हैं. आई विल टेल यू लेटर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ओरिएंटेशन. एक्चुअली स्टूडेंट्स, होता क्या है कि पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग ऑर्डर्ड होते हैं, बहुत लंबी चेन्स होती है पॉलीमर की. तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो उसके फंक्शनल ग्रुप हैं उसके ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है. ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3D में, मतलब या स्पेस में या फिर आकाश में. वो जो उसके सिस ट्रांस जैसे आप जानते हैं ना, आमने सामने होते हैं. तो जो विभिन्न फंक्शनल ग्रुप है उनके विभिन्न जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, किस दिशा में क्या है, अपने आप को है ना जमा के रखते हैं. दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न इज वेरी ससेप्टेबल टूल टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉलीमर्स. इसके लिए हम क्या करते हैं, हरमान्स ओरिएंटेशन फंक्शन का यूज करते हैं. मैथमेटिकल फंक्शन है ये, ठीक है ना. अब बात करते हैं प्रिंसिपल की. तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसका एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही सिंपल सा बोल सकते हैं एक प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ये है कि क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंसिडेंट एक्सरे ऑन दी क्रिस्टल. क्रिस्टल पे आपको क्या करना है, एक्सरे को क्या करना है, इंसिडेंट करना है.
जैसे ही आप क्या करते हैं, एक्सरे क्रिस्टल पे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, वहां से एक रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। देखिए जैसे कि सपोज करिए ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे जैसे ही आप एक्सरे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो उससे रिफ्लेक्शन होगा। अब होता क्या है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो अलग अलग फेज से हो सकता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि क्रिस्टल में केवल एक ही फेज हो, एक फेज के बाद दूसरी फेज, तीसरी फेज एंड सो ऑन, इस प्रकार की फेजेस मौजूद होती हैं, जिसको बोल सकते हैं आप तल, तल मौजूद होते हैं। तो दो सक्सेसिव फेज, दो सक्सेसिव तल से, दो क्रमबद्ध तल से जब क्या होता है, एक्सरे का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करती है। मतलब कि संपोषी व्यतिकरण यहाँ पर क्या करती है, निर्मित करती है। और इस संपोषी व्यतिकरण से हम क्या करते हैं, काफी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, वो हम क्या करेंगे, ड्रैग आउट करेंगे। मजेदार बात ये है, देखिए जो लिखा है प्रिंसिपल में, यहाँ प्रिंसिपल में ये लिखा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सरे है वो हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे डालना होगी। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी का मतलब जिसकी वेवलेंथ क्या हो, यूनिक वेवलेंथ हो। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग आप वेवलेंथ का क्या करेंगे, लाइट यहाँ पर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है, ठीक है। दीज एक्सरे आर जनरेटेड बाय कैथोड रे। इस जो एक्सरे होती है उसे हम क्या करते हैं, कैथोड रे से क्या करते हैं, कैथोड रे से हम जनरेट करते हैं ये। उसके बाद में ट्यूब, फिल्टर्ड और क्या बोलते हैं, रेडिएशन, कोलिमेटेड, ये सब आगे मैं और भी बताऊंगा आप लोगों को। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस स्लाइड में लिखी है, सबसे लास्ट वर्ड, ब्रेक्स लॉ। मजेदार बात यह है कि अगर ब्रेक लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आपका संपोषी व्यतिकरण है वो ब्रेक के नियम को अगर सेटिस्फाइड करता है, तो ही क्या होगा, आपको क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन में वो क्या करेगा, आपका स्पेक्ट्रा देगा। कैसे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत आसानी से देखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल आपको समझ में आया? प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं है। ये है कि जब क्या होता है, दो क्रमगत लेयर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एक इस लेयर से रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा रिफ्लेक्शन इस लेयर से होगा। जब दो क्रमगत लेयर से रिफ्लेक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या करेगी, संपोषी व्यतिकरण करेगी। संपोषी व्यतिकरण का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करेगी, और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमको क्या करना होगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होंगे, जो कि हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से आप, ये क्या है, आपकी ब्रेक इक्वेशन है ना। देयर इज अ वेरी जीनियस पर्सन ब्रेक, यहाँ पर फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं उसका, उनका। तो देखिए ये रे वन और रे टू, रेड कलर से रे वन और रे टू लिखी है। जो रे वन है वो सबसे ऊपर वाली क्या होता है, तल से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जो रे टू है वो क्या है, सेकंड नंबर के तल से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहें या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहें, दोनों ही एंगल सेम होते हैं। ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। दोनों तलों के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, दोनों तलों के बीच की जो बेटा दूरी है वो कितनी है, डी है, स्मॉल डी है। तो बहुत एक सिंपल सी इक्वेशन जो हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं, एन लेमड़ा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जो कि सबसे लास्ट में लिख रखा है यहाँ पर, कर्सर मेरे हाथ में है। यहाँ पर देखिए एन लेमड़ा इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लेमड़ा इक्वल टू 2d साइन थीटा, दैट इज वेरी 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 सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इक्वेशन। इसको ब्रेक इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन की कोटि, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन की कोटि, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर अमूमन हम क्या करते हैं, वन ही पुट करते हैं। लेमड़ा का मतलब क्या है, लेमड़ा यहाँ पर है वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ, एक्सरे की। तो यहाँ पर आपको एक्सरे की वेवलेंथ यहाँ पर पुट करना होती है, दैट इज कॉल्ड 2d साइन थीटा। थीटा ये आपको जानते हैं आप, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर। और ये d क्या है, d सबसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच की, दो तलों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी दो तलों के बीच की दूरी आपको पता है तो आप लेमड़ा ज्ञात कर सकते हो, तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको तरंग दैर्घ्य पता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सोर्स लगेगा जो कि एक्सरे को प्रोड्यूस करेगा। एक होगा आपका कोलिमीटर। कोलिमीटर क्या होगा, पर्टिकुलर जो क्रिस्टल है उस पर जब आप एक्सरे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो उसकी क्या है, डेंसिटी बढ़ा देता है, कंडेंस कर देता है। जो भी हम एक्सरे डालेंगे तो क्या है, उसको कंडेंस करना होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाता है, वो एक एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पर एक
डाइवर्जिंग जो आपकी जो एक्सरे होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर आप क्रिस्टल को रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोनोक्रोमेटर का यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रकार का पार्ट होता है। यहाँ पर क्या है, मोनोक्रोमेटर जो होता है वो क्या करता है, एक आपकी जो एक्सरे है उसकी जो एक्सरे जो है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ को क्या कर देता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत में बदल देता है। मोनोक्रोमेटर का मतलब ही होता है एक वर्णी, वेवलेंथ क्या कर देता है उसकी एक सिंगल वेवलेंथ उसकी कर देता है। यहाँ पर मोनोक्रोमेटर के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं या फिर क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है, सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर डिटेक्टर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफिक एक तो मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म होती है, यहाँ पर जो आपके जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो क्या करेंगे, स्पॉट्स बना देगी फोटोग्राफिक फिल्म में। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक मेथड का डिटेक्टर यूज किया जाता है। या कभी कभी हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी अगर ज्यादा आपको चाहिए तो काउंटर मेथड या काउंटर जो डिटेक्टर होता है उसका भी क्या करते हैं, यूज हम करते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का यहाँ पर एक थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 10,000 से 40,000 वोल्ट का क्या करना पड़ता है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू हाई। यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट हाई होने का कारण यही होता है, जो इसका आपका जो एक्सरे यहाँ पर जनरेटर है वो एक्सरे जनरेटर ही क्या करता है आपका, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, दूसरा वो क्या होता है इसका एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या होता है, काफी ज्यादा आता है। इतना वोल्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, एक यहाँ पर एक थोड़ा ज्यादा यहाँ पर हमको है ना मनी यूज करना होती है, या फिर बोला जाए तो इसका एक्सपेंसेस क्या होता है, ज्यादा होता है इंस्ट्रूमेंट का। चलिए ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सरे को क्या करेंगे, जैसे यहाँ से एक्सरे यहाँ से प्रोड्यूस होगी, वो एक्सरे क्या होती है, ये लेड स्क्रीन से क्या करते हैं हम इसको फिल्टर करते हैं। सबसे पहले लेड स्क्रीन से फिल्टर करते हैं। लेड स्क्रीन से फिल्टर होने के बाद क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल इस प्रकार से ये दिखाया हुआ है यहाँ पर एक्सप्लोर करके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्या होगा, क्रिस्टल से जब क्या होंगे, यहाँ से जब एक्सरे बाहर निकलेगी तो यहाँ पर क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। और फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट में यहाँ आपको क्या है, कुछ स्पॉट्स नजर आएंगे। इस स्पॉट्स की मदद से हम क्या करते हैं, वन फेज है या 100 फेज है, उस प्रकार से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिससे फिर क्या करते हैं, फाइनली हम डी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड्स। तो यहाँ पर क्या है, देर आर more than one X-ray diffraction method, that is Laus photographic method, transmission method, Beck reflection method, Beck's X-ray spectrometer method। ये ज्यादा ही यूज की जाती है। ये लिटरेचर्स में आपको कहीं भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एक होती है आपकी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, एक होती है पाउडर मेथड। तो देखिए, ब्रेक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर मेथड में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सोर्स से लाइट आ रही है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, दिस इज, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन के बाद में क्या है, यहाँ पर ये जब रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाती है तो ये क्या करती है, इस प्रकार से क्या करती है, स्पॉट क्या करती है, यहाँ पर क्रिएट करती है। और जब ये स्पॉट जब क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या, जैसे कि NaCl है, KCl, ZnS, इस प्रकार के क्रिस्टल का क्या किया है, एक फोटोग्राफिक यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनेशन दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए क्या है, ये आपका क्या है, सोर्स है। ये सोर्स से लाइट निकलेगी, ये क्या है, आपकी स्लिट है, या बोल सकते हैं आपके जो टिन की प्लेट है वो है। स्लिट से क्या होती है, एक बारीक सी झिर्री बाहर निकलती है लाइट की। यहाँ पर सी पे क्या करना है, आपको क्रिस्टल रखना है। यहाँ पर मजेदार बात ये होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये रोटेटिंग प्लेट होती है। रोटेटिंग प्लेट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंगल एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एंगल एडजस्ट किया जाता है, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से लीनियर किया जाता है। देन आफ्टर क्या है, यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर कुछ गैस भरी होती है, यहाँ पर कुछ गैस भरी होती है जो कि क्या होती है, आयोनाइज होती है। इस एक्सरे से ये गैस क्या होगी, आयोनाइज होगी। और आयन यहाँ पर जब प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर हमने क्या बैटरी दे रखी है, तो यहाँ पर जो आयन प्रोड्यूस होंगे उसके कारण जो करंट चलेगा वो यहाँ पर हाई टेंशन बैटरी की मदद से यहाँ ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्किंग दिखाई हुई है। तो क्रिस्टल इज माउंटेड इन सच दैट एडजस्टेड टू रिसीविंग एक्सरे। क्रिस्टल को इस प्रकार से माउंट किया जाता है कि वो एडजस्ट हो जाए, एडजस्टेड हो जाए
किससे, जो रिसीव कर सके एक्सरे को, ठीक है। पहला तो क्या होता है आपका, यहाँ पर एंगल आपको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रोटेटिंग प्लेट पे क्या होता है, एक मतलब क्रिस्टल रखा होता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट क्रिस्टल एंड आयोनाइजेशन चेंबर आर अलाउड टू मूव इन स्मॉल स्टेप्स। आयोनाइजेशन चेंबर और क्रिस्टल दोनों को क्या किया जाता है, मूव कर सकते हैं आप, ये आपके पास में परमिशन होती है, ये आपके पास में सुविधा यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है द एंगल थ्रू विच द चेंबर इज मूव्ड, ठीक है। जिस एंगल से आपको क्या है चेंबर मूव करना है, उसके डबल एंगल से आपको क्या करना पड़ता है, क्रिस्टल को रोटेट करना होता है, तब जाके ये क्या होता है, रेडी टू क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। जिस एंगल से आप क्या करेंगे, आयोनाइज चेंबर को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आयोनाइज चेंबर को आपने क्या करा, 20 डिग्री मूव करा, तो क्रिस्टल को आपको क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री मूव करना पड़ेगा। नाउ एक्सरे स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन आयोनाइजेशन करंट एंड द ग्लांसिंग एंगल, दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, जिस एंगल से आप क्या करते हो, थीटा को एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो ग्लांसिंग एंगल और जो आयोनाइजेशन करंट की इंटेंसिटी है, या आयोनाइजेशन करंट का जो पीक्स हैं, उसके दोनों के बीच में क्या किया जाता है, एक ग्राफ यहाँ पर बनाया जाता है। पीक्स आर ऑब्टेन्ड, पीक आर करस्पॉन्ड टू द ब्रेक रिलेशन, और वहां से क्या है, ब्रेक रिलेशन को सेटिस्फाइड किया जाता है। द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ग्लांसिंग एंगल आर ऑब्टेन्ड विद नोन वैल्यू ऑफ डी एंड एन, ठीक है। जो अलग अलग एंगल के ग्लांसिंग एंगल है, वो क्या किसके एज पर होते हैं, डी और एन के साथ क्या कराया जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है। और हम क्या कर सकते हैं उसके बाद में, थीटा की तो वैल्यू पता ही होती है, तो लेमड़ा कैन बी मेजर्ड। डी अगर आपको पता है तो लेमड़ा निकाल सकते हैं, लेमड़ा आपको पता है तो डी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ पॉलीमर क्रिस्टलाइजेशन, अब हम क्या करते हैं, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, अब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं कि हम क्या क्या ड्रैग आउट कर सकते हैं ब्रेक के इक्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो सबसे पहली बात करें तो किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी। आपका जो पॉलीमर है वो कितने परसेंट क्रिस्टल है, ठीक है ना, वो 20% क्रिस्टल बन पाता है उसके अंदर, या 70% क्रिस्टलाइन है, 30% एमॉर्फस है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी। तो ये हम निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड इज नॉन क्रिस्टलाइन पोर्शन स्कैटर्ड एक्सरे बीम टू गिव अ कंटिन्यूअस बैकग्राउंड, ठीक है। जो मजेदार बात यह है कि अगर क्रिस्टल है तो क्या है, आपको स्पॉट्स मिलेंगे, और अगर क्रिस्टल नहीं है तो आपको क्या है, कंटिन्यूअस डॉट मिलेंगे, ठीक है ना, वहां पर डॉट ब्रेक नहीं होंगे आपके। तो एक 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 कंटिन्यू अगर आपको पैटर्न मिलता है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन क्रिस्टलाइन फेज। और अगर आपको क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए आप, क्रिस्टलाइन पोर्शन अगर आपका है, अगर क्रिस्टलाइन पोर्शन आपका क्रिस्टल का है, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर डॉट्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ देखिए, क्रिस्टलाइन पोर्शन कॉज डिफ्रेक्शन लाइन दैट आर नॉट कंटिन्यूअस। मतलब कि अगर क्रिस्टलाइन पोर्शन आपके पॉलीमर में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100% आप क्रिस्टल की बात, मतलब 100% पॉलीमर की बात कर रहे हो, 30% वाले पोर्शन में क्या है, क्रिस्टलिनिटी आ गई, मतलब वहां पर क्रिस्टल निर्मित हो रहे हैं, तो उस पोर्शन में आपको क्या है, नॉन कंटिन्यूअस क्या हो, वहां पर आपको डॉट्स मिलेंगे, नॉन कंटिन्यूअस आपको पैटर्न मिलेगा किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। देखिए जरा ग्राफ को, यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। एक शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है बार बार, सेमी क्रिस्टलाइन। सेमी क्रिस्टलाइन शब्द का मतलब ही यहाँ पर ये है कि जो पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो 100% कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन एमॉर्फस फॉर्म का होता ही है, दैट्स व्हाई वी यूज सेमी क्रिस्टलाइन, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी क्या है, डिफ्रेक्शन ऑफ ओरिएंटेड सैंपल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर करंट हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, या इसको इंटेंसिटी बोल सकते हैं आप, करंट इंटेंसिटी। ये क्या है आपका 2 थीटा। तो आप देखिए इस प्रकार से आपको क्या है, एक पैटर्न मिलने वाला है, इस प्रकार से आपको क्या होगा, ग्राफ मिलेगा। तो ये जो पीक मिल रही है किसकी मिल रही है, 110 आपके प्लेन की मिल रही है। ये जो सेकंड पीक है ये किसकी मिल रही है, 200 प्लेन की मिल रही है। यहाँ पर क्या है, डेबे शेरर रिंग्स यहाँ पर एक निर्मित होती है, दिस इज कॉल्ड डेबे शेरर रिंग। आप अलग अलग जब स्पॉट्स मिलते जाएंगे, अलग अलग जब स्पॉट मिलते जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या है, एक रिंग आपको बनाना है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डी, यहाँ पर क्रिस्टल रखा होता है, यहाँ से क्या होती है, लाइट निकलती है, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डी, ठीक है ना। और ये जो एक रिंग है, तो अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ना, बी इंटू 2 थीटा दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइड बाय एल कॉस थीटा। जहां पर क्या क्या चीजें हैं, बी क्या है, पीक की विड्थ है, विड्थ का मतलब ये विड्थ, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड विड्थ। तो पीक की क्या है, विड्थ है, के क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, और लेमड़ा क्या है, क्रिस्टलाइन, एल क्या है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन साइज है, ठीक है। लेमड़ा और डी तो आप, लेमड़ा और थीटा तो आप जानते ही जानते हैं। देखिए मजेदार एक पैटर्न ये यहाँ पर हमको और देखने को मिलता है,
ये क्या है आपका जो रेड कलर में मैंने बता रखा है, दैट इज एमॉर्फस पैटर्न। एमॉर्फस पैटर्न में आप देखेंगे तो आपको क्या है, पीक्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपको कंटिन्यू क्या है, आपको ग्राफ नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस पैटर्न है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर उसी का क्या है, क्रिस्टलाइन पैटर्न दिख रहा है। क्रिस्टलाइन पैटर्न में आपको एक पिक्स नजर आएंगे अलग अलग से, ये 110, 300, 220, 400, 211 के, ये क्या है आपके पिक्स अलग अलग नजर आने वाले हैं यहाँ पर आपको। तो इस पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना वो क्रिस्टलाइन है, कितना एमॉर्फस है, कैसे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन फेज। क्रिस्टलाइन फेज अब कैसे क्या निर्मित करते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे कि रेड कलर वाले ग्राफ को ही हम ले लेते हैं। ये क्या है 100, 200, 210, 300। यहाँ से क्या है, हम कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। जब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं तो इस प्रकार से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। तो आप क्या कर पाते हो, फिर उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाते हो। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, आप ये बता सकते हो कि वो हेक्सागोनल पैकिंग में है, वो क्या है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में है, वो क्या है बॉडी सेंटर्ड है, लाइक दिस। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको आगे बता सकते हो। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा के बीच में क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, उसका क्या है, ये आपको एक यहाँ पर आपको ग्राफ मिल रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फोटोग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पॉलीमर के उससे मिल रहा है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, कि पॉलीमर्स में किस प्रकार से आपको पिक्स मिलेंगे अलग अलग फेस के। और ये क्या है आपका केबीआर का स्पेक्ट्रम है। तो आप इनऑर्गेनिक वर्सेस पॉलीमर को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी की बात हो रही है, मतलब कि कितना प्रतिशत आपका जो पॉलीमर है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन है। तो यहाँ पर क्या है, आपको इंटेंसिटी देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी देखना है, तो इंटेंसिटी क्रिस्टलाइन की प्लस इंटेंसिटी एमॉर्फस की, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटेंसिटी। अब ये क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो रेड कलर की लाइन है ग्राफ में, दिस रेड कलर के ये जो रेड कलर की लाइन है, ये बताती है आपको इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी बताती है, एमॉर्फस की। और ये जो पीक है ब्लैक वाले, ये इंटेंसिटीज दिखाते हैं किसके, ये दिखाते हैं आपके उसके पॉलीमरिक उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म की। तो देखिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटर है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सी, दैट इज इक्वल टू आई क्रिस्टलाइन डिवाइड बाय टोटल इंटेंसिटी, क्रिस्टलाइन प्लस एमॉर्फस। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, आपका 1 से नीचे आंसर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आंसर आता है 0.7, तो 70% क्या है आपका क्रिस्टल है। अगर आपको आंसर आता है 0.3, तो क्या है, एक्स सी की वैल्यू अगर आपकी आती है 0.3, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 30% आपका क्या है, जो पॉलीमर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पैरामीटर से आगे और ग्रोथ के चांसेस होते हैं हमारे। हम इसको क्या करते हैं, रिसर्च फील्ड में फिर जाके इसको और क्या करते हैं कि भाई हमारा पॉलीमर क्यों नहीं बन रहा है, ये जो हमारा पॉलीमर है वो क्रिस्टलाइन क्यों नहीं बन रहा। तो हम उसके फैक्टर्स को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, फिर आगे उस पर वर्क करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पर एक दूसरा मेथड दिया हुआ है, अगेन क्रिस्टलिनिटी निकालने का, डिग्री ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पर एरिया से भी निकाल सकते हो। दिस इज एरिया ऑफ क्रिस्टलाइन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रिस्टलाइन प्लस के इनटू एरिया ऑफ एमॉर्फस, दिस इज कॉल्ड एरिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ पूरा प्लॉट हो जाता है, जब एक बार ग्राफ प्लॉट हो जाता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये कर्सर को देखिए आप, यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, उसके एमॉर्फस फॉर्म का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप एरिया से भी क्या करते हो, कभी आप वर्क करना चाहो तो आप एरिया से भी काम कर सकते हो, एरिया से भी वर्क कर सकते हो। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर के की बात करें तो यहाँ पर के इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। के एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पर स्कैटरिंग फैक्टर माना जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अमूमन 1 रखी जाती है। Now, third, that is very important point, that is called microstructure. माइक्रोस्ट्रक्चर, क्रिस्टल की साइज, माइक्रोस्ट्रक्चर मतलब होता है क्रिस्टलाइन साइज या क्रिस्टलाइट साइज ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ पर माइक्रोस्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ माइक्रोस्ट्रक्चर निकालने के लिए बहुत छोटी सी एक इक्वेशन है जिसका यूज किया जाता है, दैट इज एल एच के एल, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा, दैट्स के लेमड़ा अपॉन बीटा कॉस थीटा। लेमड़ा वेवलेंथ है आपकी, के फिर एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। थीटा आप जानते हैं ग्लांसिंग एंगल होता है, और ये क्या है, बीटा क्या है, हाफ विड्थ ऑफ पीक रिलेटेड टू क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन।
हाफ विड्थ का मतलब ये क्या है, यहां से ये देखिए यहां तक की क्या है विड्थ है पूरी, ये टोटल विड्थ है, ठीक है, कर्सर देखिए आप लोग। तो इसके क्या है हाफ पोर्शन को क्या बोलते हैं, बीटा बोला जाता है। इसके हाफ पोर्शन को क्या बोला जाता है, बीटा बोला जाता है, ठीक है ना। ये बीटा की फार्मूला भी लिखा है यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड हाफ विड्थ। नाउ ओरिएंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका फैक्टर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब फिर मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स की बात करें तो यहाँ पर एक दिमाग में ये बात आने वाली है हम लोगों के कि पॉलीमर क्या होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर्ड होते हैं। लॉन्ग ऑर्डर्ड का मतलब इसमें 10,000 15,000 20,000 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ सच लॉन्ग ऑर्डर्ड फॉर्म, देन हमको ये पता होना चाहिए कि उसके जो विभिन्न फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो क्रियात्मक समूह की ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन क्या है, देखिए बड़ी मजेदार बात, यहाँ से क्या है, इस एक्सरे पैटर्न से हमको जो ये पैटर्न मिलता है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। इस पैटर्न को जब हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखते हैं, ये दो जो पैरेलल लाइंस यहाँ पर बना रखी है मैंने, कौन सी, रेड कलर की पैरेलल लाइंस बना रखी है। तो यहाँ पर इस पैरेलल लाइन से अगर हम इसको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक वे में देखें, तो ये क्या है, फाइबर को इंगित करता है, ठीक है ना। अगर जब आप फाइबर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फाइबर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स। तो जब हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न से, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रक्चर मिलने वाला है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दो पैरेलल लाइंस अगर खींचेंगे, तो ये जो आपकी लाइन है, ये क्या है, फाइबर को इंगित करती है। तो आप यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अपना, यहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि जो आपका पॉलीमर बन रहा है वो क्या है, फाइबर होगा। आगे चल के फाइबर में हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम बुक्स जो आप क्या कर सकते हैं, आगे चल के अगर आपको और स्टडी करना है तो यू कैन रिफर सच बुक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ले सकते हैं, जेई हुई की, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ले सकते हैं, एनएच रॉय की, एंड एक टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, ठीक है, ये आप ले सकते हैं एफ डब्ल्यू बिल मेयर की। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस जिससे आप खुद को एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट है ये। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन एनालिसिस ऑफ पॉलीमर। एक्सरे डिफ्रेक्शन एनालिसिस से क्या नहीं कर सकते। पहला पॉइंट है ओरिएंटेशन किया जाता है, क्रिस्टलिनिटी ये भी चेक की जाती है, ठीक है। थर्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शायद नहीं की जाती। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबोव। तो द करेक्ट आंसर इज सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Find the correct relation. Now you have to find out the correct relation, and I am not going to tell you the correct answer. Okay, you have to find yourself on. तो देखिए करेक्ट रिलेशन क्या है, 2 लैम्बडा इक्वल टू एन डी साइन थीटा, एन डी इक्वल टू 2 लैम्बडा साइन थीटा, 2 n lambda that is equal to d sin theta, or n lambda equal to 2d sin theta. So what would be the correct answer, आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। Now last but not the least, the last slide, that is thank you very much for listening me.